ग्रेड 1 की हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। जानना चाहूँगी कि क्या आपने मुग्धा पुस्तिका का पाठ 1 जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका अच्छी तरह से अभ्यास किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने गृह कार्य भी अच्छी तरह पूरा कर लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वर्तिका से। मैं चाहूँगी कि वर्तिका का आप सभी पेज नंबर 5 खोलिए। शुरुआत करने से पहले आप सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये व्याकरण क्या होता है, क्योंकि वर्तिका हमें व्याकरण का ज्ञान देती है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, अगर हमने उन नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया तो दुर्घटना भी हो सकती है। उसी तरह भाषा को लिखने और बोलने के भी कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों को ठीक तरह से ज्ञान देने वाले विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। और अगर हमने इन नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। पाठ 1 जो है भाषा। शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए, है ना, और मैं जो भी बोलूँ आप भी उसका उच्चारण अच्छी तरह से कीजिए। पाठ 1 भाषा में हम भाषा की परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़िए। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। स्कॉलर्स, जब हमारे मन में बहुत से भाव होते हैं, किसी के प्रति अच्छे भाव होते हैं, बुरे भाव होते हैं, है ना, ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं बच्चों के मन में भाव। तो ये जो भाव हम अपने मन के जो प्रकट करते हैं, है ना, उसी को भाषा कहा जाता है। हम बोल कर, लिख कर, है ना, अपने अंदर के मन के भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है। जैसे आपको अपनी माता पिता की तरफ बहुत प्यार आ रहा है, या आपकी मम्मा ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा खाना बनाया है, तो आप क्या करते हो? मम्मा को जाके हग करते हो, है ना, या मम्मा के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलते हो, अपने अंदर मन के जो भाव है वो दर्शाते हो। तो इसे ही भाषा कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं, है ना। जब हम किसी को अपने भाव प्रकट करते हैं तो कैसे करते हैं? या बोलकर या तो फिर लिखकर, है ना। या तो हम अपने भाषा में बोलकर अपने भावों को दर्शाते हैं, या कुछ लिखकर। कभी कभी होता है ना, हमारी टीचर या हमारी मम्मा के लिए हम सुंदर सा कार्ड बनाते हैं, तो आप कैसे अपनी भावनाओं को दर्शा रहे हैं? लिखकर। तो कभी हम बोलकर और कभी लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। नंबर 1 बोलकर, 2 लिखकर, 3 संकेतों द्वारा। बच्चों, भाषा के
तीन प्रकार होते हैं, बोलना, लिखना और संकेतों द्वारा अपने भावों को प्रकट करना। ठीक है, या हम बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, या कुछ लिखकर करते हैं, या संकेतों के माध्यम से। संकेत यानी क्या होता है? इशारे, है ना। कभी कभी हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इशारों के द्वारा हम अपने अंदर के भावों को प्रकट करते हैं, तो ये संकेत होता है इशारे। तो भाषा के कितने प्रकार हुए? 3। ठीक है, आया समझ में? अब इनकी परिभाषा देखते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी क्या परिभाषा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, मौखिक भाषा। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलना। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा है ना। कभी हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे इंसान की तरफ पहुंचाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी ओरल एग्जाम्स भी होते हैं ना, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण है, जहां आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बोलकर ही, उत्तर देकर ही उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो बोलना ये भाषा का सबसे पहला प्रकार हुआ। तो अब दूसरा प्रकार जानने की कोशिश करते हैं, लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, कभी कभी हम लिखकर भी अपने अंदर के भावों को प्रकट करते हैं, ये भाषा का एक प्रकार है। आपने देखा होगा, आपको परीक्षा में लिखने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, तो ये जो लिखना होता है ये भाषा का दूसरा प्रकार है। ठीक है, तो अब कितने प्रकार पढ़े हमने? 2। ठीक है, अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, सांकेतिक भाषा। ये आपके बच्चों पेज नंबर 6 पर है। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या हुई बच्चों? इशारों में बोलना, है ना। कभी कभी हमें लिखने या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इशारों के द्वारा भी अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो इन्हीं इशारों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करने को ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी, देखो ह में छोटी की मात्रा और अम की बिंदी है और द में बड़ी की मात्रा, क्या हुआ? हिंदी बोलते हैं। इसलिए हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हमारे देश में अधिकतर भागों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी भाषा
देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब ये लिपि क्या होता है, लिपि की जो परिभाषा है वो हम आगे की लाइनों में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लिपि भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का स में अम की बिंदी, क में ए की मात्रा और त में ओ की मात्रा और साथ में बिंदी भी है, तो क्या हुआ, संकेतों का सहारा लिया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। बच्चों, हर एक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है ना, इंग्लिश की रोमन लिपि होती है, तो ऐसे फारसी, उर्दू, पंजाबी, हर एक भाषा की एक लिपि होती है, कुछ संकेत होते हैं, वो उन्हीं संकेतों के द्वारा वो भाषा लिखी जाती है। तो इन्हीं हर एक भाषा की एक लिपि होती है, इन्हीं संकेतों को लिपि कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बच्चों, आपके आगे के इसमें व्याकरण की परिभाषा है जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। तो चलिए दोहराते हैं इस व्याकरण की परिभाषा को। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो देखा बच्चों, भाषा को शुद्ध करने की जो विद्या है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमने ऐसा कह दिया कि राम आम खाती है, राम आम खाती है, तो क्या ये सही हुआ? नहीं, क्योंकि राम एक लड़का है ना, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। तो सही वाक्य क्या होगा? राम आम खाता है, न कि खाती है। तो इन्हीं वाक्यों के जो ये विद्या है जो हमें ज्ञान दे रही है कि हमें कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है, इसी विद्या को हम व्याकरण कहते हैं। यही ज्ञान हमें भाषा को शुद्ध करने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर है, जो आपका अभ्यास कार्य है, उसे भी अभी साथ साथ में कर लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, खाली स्थान भरो। क, जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे डैश भाषा कहते हैं। बच्चों, जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो जो बोलकर हम व्यक्त करते हैं कौन सी भाषा है? वेरी गुड, मौखिक भाषा। तो आपको अपनी पेंसिल से उस डैश में मौखिक लिखना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो भाषा डैश प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा, वेरी गुड, लिखकर प्रकट की जाती है। तो डैश में क्या आएगा? लिखकर। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे डैश भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जो भाषा
संकेतों यानी इशारों के माध्यम से प्रकट की जाती है, उन्हें कौन सी भाषा कहते हैं? वेरी गुड, सांकेतिक भाषा। तो वो जो डैश है, जो ब्लैंक है, वहां आपको क्या लिखना है? सांकेतिक। वेरी गुड। अब देखिए आपके दूसरे पृष्ठ पे, दूसरे पेज पे भी कुछ एक्सरसाइज है, कुछ अभ्यास कार्य है, चलिए उसे भी पूरा करते हैं। दिए गए चित्रों में लिखित भाषा के लिए ल तथा मौखिक भाषा के लिए म लिखो। तो जो पहला है क, वो देखो फोन पे बात कर रहा है, तो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक। वेरी गुड। वहां क्या आएगा? म। अब ख पे आइए। देखिए बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो भाषा का कौन सा रूप हुआ? वेरी गुड, मौखिक, क्योंकि वो कुछ लिख नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है, पढ़ रहा है, तो उस वहां क्या आएगा? म। वेरी गुड। अब देखिए ग, यह बच्चा कुछ लिख रहा है, तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? वेरी गुड, लिखित भाषा का रूप हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? उत्तर ल। अब अगला देखिए घ। देखिए माँ अपने बच्चे से कुछ कह रही है, तो यहाँ भी कौन भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हुआ? मौखिक भाषा का। वेरी गुड। अब अगला देखिए, यह व्यक्ति माइक में कुछ बोल रहा है, तो यह भी भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप, तो यहाँ क्या आएगा? म। अब आगे देखिए, अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिख रही है, भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा, तो यहाँ क्या आएगा? ल। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ साथ साथ में आपने ये जो अभ्यास कार्य है इसे भी पूरा कर लिया होगा। तो अब आपको करना क्या है? घर पर फिर से एक बार इस पाठ को अच्छी तरह दोहराना है और ये जो सारे रिक्त स्थान हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगली क्लास में जाने से पहले एक अच्छी आदत सीखते हैं। हमारे घर में जो बड़े सदस्य हैं उनका हमेशा हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा, हमारे जो भी बुजुर्ग हमारे घर में हैं, तो कोशिश करिए रोज़ उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ठीक है, और इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, उसे भी आप घर पे ज़रूर पूरा करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।